थिंक, आई थिंक नहीं, आई रिमेम्बर्ड। क्वेश्चन दिया था, किया, क्वेश्चन किया, तुमसे तुमसे पूछ रहा हूँ लास्ट में, किया? हाँ, नेक्स्ट तुम आए नहीं थे, तुम तो है ना, तुमने किया, किया, गुड। हाँ किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया? तू तो पढ़ने लग गया था फिजिक्स। हाँ अटक गया, कल नहीं पढ़ा मैं, वैसे तो पढ़ने लग गया। ठीक है चलो, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट किया होगा, सही किया होगा। सॉल्व कराना है क्या? कराना है, ठीक है। बोला हमें परेशान किया, खुद भी हो। क्वेश्चन क्या था? क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज 40 सेंटीमीटर, ओके। आर ओ सी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज तो दे रखी है ना, ऑब्जेक्ट निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन। मेरा अच्छा है, मैं बुद्धि सोती रहे, मेरा दिमाग जागता रहता है ना। क्या क्या ऐसे ट्रीट किया है मैंने तो, वर्ड पे काम करता है मेरा माइंड बहुत बार। कौन सा लेंस है? मतलब ऐसा, यस और नो? ये कॉन्वेक्स मिरर ही तो है। ये कौन सा मिरर है? पक्का? पक्का ना? कॉन्फिडेंट तो नहीं हो मतलब, है ना? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है? 40 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज जो है अपने पास कहाँ बनी होगी? 40 सेंटीमीटर मतलब प्रिंसिपल पॉइंट, आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटी, बाद में बात करते हैं। आर ओ सी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यस और नो? फोकल लेंथ कितनी जाएगी? 6 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रे इधर से मान के चलते हैं आ रही होंगी। अब इधर से आ रही होंगी, अपने को ये पॉजिटिव दे रखा है, मतलब कि इधर बनी होगी इमेज। यहां से मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा, सॉरी, तो यहां से मेजर करेंगे तो इधर पॉजिटिव होगा। यस और नो? यहां से अपने को मेजर करना है, पॉजिटिव दे रखा है, मतलब कि इमेज बनी होगी यहां कहीं। ठीक है ना? ये नेगेटिव देता तो इसका मतलब क्या था कि इमेज बनी होगी इधर कहीं। ये अपने को साइन के साथ ही देना पड़ेगा, तभी अपने को पता चलेगा इमेज कैसी है, क्या है। ठीक है? तो यहां पे ये अपने पास मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है u, तो 1/f, अब देखो f भी कैसा रहेगा, इधर से इंसिडेंट रे आ रही है, f भी कैसा है? अरे आर ओ सी एफ, फोकस डिस्टेंस इधर होगी। यस और नो? क्या हो रहा है? आर ओ सी में आर यहां होगा, एक एफ ये मान लेते हैं, अगर अपन इसका फोकस लेंथ यहाँ पे मान लेते हैं, इसका सेंटर, इसका इस वाले का फोकस कहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर का? निकालो सब, सोचो। पीछे या आगे? पीछे। तो इसको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? हम्म? पॉजिटिव या नेगेटिव? जब अगर पीछे है इधर तो नेगेटिव कैसे लोगे? पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, पोल से इधर ही तो चलना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है ना? तो यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे घूर घूर के क्यों देखते हो जब तुम्हें ये समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे घूर के देखते हैं, आधा दिमाग सुबह सुबह कर देते, क्या पढ़ा दिया ऐसा। एक कहीं टीचर सोचने में मजबूर हो जाए एक बार, तो गलत तो नहीं पढ़ा दिया कुछ। ठीक है ना? तो यहाँ एफ इधर ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें भी ऐसे घूर घूर के देखना। तो एफ भी कैसा? पॉजिटिव, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? 6 इक्वल्स टू 1/v कितना है? 40 प्लस 1/u। यहां से u की वैल्यू आ जाएगी, वहां से मैग्निफिकेशन आ जाएगा। और ठीक है ना? -b/u में आंसर रख के नेक्स्ट टॉपिक डालो। अरे कर लेना, कैलकुलेशन तो कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, पावर, क्षमता। व्हाट इज पावर?
कुछ तो चाहिए ना खेलने के लिए, कोचिंग वालों ने लगाया है तो। पावर, क्षमता डाल लिया। व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस? रहने दो यार, गिर जाए क्या मतलब है, फिर सैलरी में से काट रहे हैं अगले महीने की में से। क्या? फर्स्ट वाली शिफ्ट के? कौन है फर्स्ट वाली शिफ्ट? अच्छा बीरबल सर। ना ना, ये कोचिंग के ही होंगे। इस कोचिंग में जो भी सामान लगता है वो कोचिंग का होता है, गुरु विद्या का। ये बिल्डिंग गुरु विद्या की है, पता है तुम्हें? ये तो आ जाते हैं ऐसे ही पढ़ाने। ऑनलाइन जा रहा है क्या? छोड़ो कोई बात नहीं। डरते हैं क्या जाए चला जाए, है ना? कोई बात नहीं, छोड़ो वो तो। ये नोट डाउन करना, लिख लो। पावर ऑफ, व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस? टॉपिक पाया करो, बार बार भटका देते हो मुझे। व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस? लेंस की क्षमता क्या होती है, क्या है? पावर का मतलब क्या है? हाँ, जो तुमने ग्लासेस पहन रखे हैं इन सब की पावर ही डिफाइन होती है। +2 प्लस माइनस जो भी है, पावर डिफाइन होती है। पावर होती क्या है? हम्म, हाँ, इनवर्स ऑफ ए फोकल डिस्टेंस। तो वही होता है पावर। फॉर्मूला देख के और कोई बोल सकता है P = 1/f, इनवर्स ऑफ फोकल डिस्टेंस। कितना? हाँ हाँ, सही पिच पे आ रहे हो। कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, वेरी गुड। पावर जो होती है किसी भी लेंस के लिए, वो होती है उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी। कि कोई भी लेंस किसी रे ऑब्जेक्ट्स को कितना कन्वर्ज, किस डिस्टेंस पर कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना? अब अपन जब पावर लेंस लगाते हैं, अपनी आंखों पे चश्मा गेट लगा के आना, अपनी आंखों पर जब चश्मा लगाते हैं तो क्या होता है, अपनी जो आंख रेज आ रही हैं, लाइट रेज, और उन सब लाइट रेज को मर्ज करके कहाँ कर रहे हैं, अपने फोकस पे कर रहा है, अपना जो आंख का लेंस है। अब वो फोकस पॉइंट जो है आंख के पीछे, सपोज करो ये वाली आंख है, यहाँ पे फोकस पॉइंट है, ठीक है ना? तो जितनी भी लाइट रे आई वो सारी कन्वर्ज हुई और वो फोकस पे मिली, तो अपने को वो चीज़ क्लियर दिख गई। अब अपने पास बहुत सारे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो आगे केसेस पढ़ाऊंगा इसमें, मतलब कि इलनेस होती है आईज में। तो जब सारी जो रेज हैं अपने पास वो डाइवर्ज होके, कन्वर्ज होके सॉरी, और फोकस से या तो पीछे मिले या आगे मिल जाए, तो अपने पास केस बन जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया जो भी है। अपने को लेंस लगाना है किस बेसिस पर कि उसकी कन्वर्जिंग पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उनको डाइवर्ज करे। अगर वो, ये सपोज करो, बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ, हवा में नहीं दी पता समझ में आता तुम्हें। ये अपने पास सपोज करो आई है, जो भी है ठीक है, ये फोकस पॉइंट है एफ आई का, रियल आई का, ठीक है ना, एफ ऑफ ई। अब ये सारी क्या होता है, अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कब है, जब ये सारी इस पे पड़ेंगी तब अपने को ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है ना? अगर ये इस पे ना पड़ के, ये आई है ठीक है, इस पर ना पड़ के ये सारी सपोज करो यहीं पे कन्वर्ट हो, यहीं पे मर्ज हो गई, तो अपने पास ये केस बन गया कोई हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, पता नहीं मुझे कौन सा बनेगा, अभी बस इतना याद रखो, ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं, हम एक लेंस लगा देते हैं कि वो इनको क्या करे, डाइवर्ज करे, कन्वर्ज नहीं करे, क्या करे, डाइवर्ज करे। क्या करे, इनको डाइवर्ज करे। अब जब इनको डाइवर्ज करेगा तो थोड़ा सा और दूर जाएंगी, यस और नो, और दूर जाके मिलेंगे, तो अब ये फोकस पे मिल जाएंगे एक्चुअल में, तो हमें चीज क्लियर दिखाई देती है, ठीक है? ये होता है। तो किसी भी लेंस या मिरर के लिए वो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस इसकी थोड़ी और ज्यादा होती, सपोज करो इतनी होती, तो ये और पावर का लगाना पड़ता, तो इसकी डाइवर्जिंग थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए थी, यस और नो? तो ये और ज़्यादा डाइवर्स कर पाता, तब ये यहाँ मिल पाता। और ज़्यादा इतनी डिस्टेंस होती सपोज करो, तो और ज़्यादा पावर का लेंस लगाते, और ज़्यादा पावर का होता तो उसकी डाइवर्जिंग पावर और ज़्यादा होती, तो वो और थोड़ी दूर डाइवर्स करता, तो वो फोकस पॉइंट पे वहाँ पे मिलती, ठीक है ना? अगर कन्वर्जिंग इसका ये पीछे खिसक गया है सपोज करो, ये एक्चुअल में यहाँ मिल रही है सपोज करो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो अपने को इनको क्या करना है, कन्वर्ज करना है, डाइवर्ज नहीं करना है, इनको कन्वर्ज करवाना है जल्दी। अब कन्वर्ज करवाना है तो यहाँ पे एक लेंस लगाएंगे जो थोड़ा सा यहीं कन्वर्ज कर देगा, और फिर ये बची हुई यहाँ पे मिल जाएंगी जाके, इस टाइप से।
तो किसी भी लेंस या मिरर के लिए उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज पावर ऑफ दैट लेंस और पावर ऑफ दैट मिरर। मतलब कि कोई भी लेंस या दर्पण लाइट रेज को, प्रकाश की किरणों को कितना एकत्रित कर पाता है या कितना, उसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग को हिंदी में, विसारित, विसारित कुछ ऐसा होता है, विस्तृत, सॉरी, हाँ, कितना विस्तृत कर पाता है, और उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो क्या होती है, क्षमता होती है उस लेंस की। ठीक है ना। पावर हेडिंग डाल ली ना, सिंपल सा फॉर्मूला, डेफिनेशन तो ये होती है, P इक्वल्स टू क्या होता है, -1/f फॉर मिरर्स। ये किस में होना चाहिए, जो अपने पास फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, इन मीटर। तो ये पूरी जो पावर आती है वो किस में आती है, इन डायोप्टर, इन डायोप्टर। लिख लो, बस यही है। फोकल लेंथ को जब हम मीटर में रख रहे हैं तो 1/f जो पावर आ रही है वो किस में आ रही है, डायोप्टर में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, D से, डायोप्टर, D4 डायोप्टर, DIOPTER। ये स्टार्ट किया है, टॉपिक स्टार्ट किया है, पावर। लिख लिया। अगली हेडिंग बड़े बड़े से लाइनों में, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। रिफ्लेक्शन यहीं समाप्त होता है, ध्यान रखना। इसका एक बच रहा है, H'/H मैग्निफिकेशन का, ठीक है, वो मैं साथ में कराऊंगा, वेलोसिटी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा सा, तो लास्ट में पढ़ाएंगे उसको, की कंसेप्ट लिख के। नेक्स्ट हेडिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? और सब लोग रेगुलर रहा करो, जितने लोग आए ना, 6 और 4 10 लोग रेगुलर रहा करो, ठीक है ना, डेली आया करो, मतलब आपसे छुट्टियां लेना बंद करो, ठीक है। अब टॉपिक चलने लग गए सॉलिड सॉलिड, हर सब्जेक्ट में लगभग, तो अब से छुट्टियां लेना बंद करो। हेडिंग आली, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश, सॉरी अब परावर्तन नहीं होता हिंदी में, अपवर्तन होता है ना। अरे रिफ्लेक्शन तो अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है अपवर्तन, अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन, काटो उसको। परावर्तन हो गया है तो दोबारा परावर्तन कैसे पढ़ाऊंगा, तुम भी तो सोच सकते हो थोड़ा सा। आई एक्सेप्ट मेरा ध्यान फोन में था तो तुम भी तो सोच सकते हो ये बात। प्रकाश का अपवर्तन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अरे क्या होता है रिफ्लेक्शन, बोल दो। हाँ, रिफ्लेक्शन फिनोमिना, नहीं जानते, नहीं पता। अब एक लाइन बोलूंगा सबको याद आ जाएगी, हिंदी मीडियम वालों को, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हाँ आई याद, प्रवेश करती है तो वो अपने प्रारंभिक पाथ से थोड़ी विचलित हो जाती है, पढ़ा है तो क्या भूल जाते हो। व्हेन ए लाइट enters from one medium to rarer medium to denser medium, it deviates from its path, पढ़ा है कुछ ऐसा, हाँ तो यही होता है रिफ्लेक्शन। आप सपोज करो अपने पास, उस दिन हम फिनोमेना बात कर रहे हैं, ये कोई अपने पास मिरर है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट रे आई, टकराई, कुछ लाइट रे वापस चली गई, दैट इज रिफ्लेक्शन। कुछ लाइट रे इसने एब्जॉर्व कर ली, कुछ लाइट रे इसने क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये लेंस है, ठीक है ना, तो लाइट आई, टकराई, कुछ पार्ट 5% 2% पार्ट तो वापस चला गया, लेकिन 90 to 95% पार्ट्स क्या हुआ, इसके इधर निकला, और थोड़ा ऐसे ये सीधी आई तो ये थोड़ा टेढ़ा होके निकला, ठीक है ना, ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, अपने पहले पथ से विचलित हो गया, यस और नो, ठीक है। तो ये जो विचलन हुआ है इधर से इधर गए जाने पर, ये पूरा जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन,
ये पूरा परिघटना जो होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, लिखो। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण व्हेन ए लाइट रे, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने प्रारंभिक पाथ से, बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है तेरी बात समझ में आई, पर जो नेक्स्ट लाइन है ना उसको चल यहाँ से किया, तो थर्ड लाइन को फिर यहीं से किया कर, ये पेज वेस्ट मत किया कर, ठीक है ना। या फिर एक सबसे बेस्ट काम होता है, इस लाइन को खाली छोड़ा कर, अच्छा लगेगा। हाँ तो रफ में भी पेज वेस्ट मत कर, रफ भी पैसों से ही आती है, फ्री में नहीं आती। तो यहाँ से स्टार्ट मत कर, इसको यहाँ से स्टार्ट कर, पहली लाइन कंप्लीट कर और दूसरी लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट किया कर, ठीक है ना, दिखने में भी ठीक लगेगा थोड़ा। तो वह अपने प्रारंभिक पाथ से, प्रारंभिक पथ से, अपने प्रारंभिक मार्ग से, अच्छा ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। When a light ray travels from one medium to another medium, travels from one medium to another medium, it get deviate from its initial path, it get deviate from its initial path. This phenomena is known as refraction of light. This phenomena is known as refraction of light. This phenomena is known as refraction of light. This phenomena लिख लिया क्या? This phenomena is known as speed of refraction of light. It occurs due to, next line से, it occurs due to, it occurs due to, किसके कारण होता है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? चलो होता है, क्या होता है ये भी पता, क्यों होता है आना चाहिए ना। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है भाई, सीधी भी तो जा सकती थी, क्या रीजन रहा होगा? क्योंकि लाइट जो होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, it occurs due to different speed of light in different mediums। सोच रहा हूँ, रुक जाओ, ऐसे मत देखा करो, हिंदी बनाता रहता हूँ मैं साथ साथ। अगली लाइन से लिखो, यह परिघटना प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में, यह परिघटना प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होने की वजह से होती है। यह परिघटना प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होने की वजह से होती है। लिख लिया?
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इसमें सब हेडिंग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो टॉपिक चल रहा है अच्छा खासा, इसमें छोटी सी हेडिंग डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक लिखो। इट इज डिफाइंड एज, समझाता हूं एक बार, थ्योरी लिख लो पूरी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of speed of light in vacuum. It is defined as the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in medium. It is defined as the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. लिख लिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, हिंदी मीडियम वाले लिखो। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंप्लाइज दैट, नेक्स्ट लाइन से स्टार लगा के, की पॉइंट्स लिखा रहा हूं सारे, फालतू की चीज नहीं लिखा रहा हूं, है ना। हिंदी मीडियम में क्या लिखाया था? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अब इंग्लिश मीडियम वालों क्या लिखाया था, एक लाइन, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंप्लाइज दैट less velocity of light ray in that medium, less velocity of light ray in that medium। अधिक अपवर्तनांक का मतलब, अधिक अपवर्तनांक का मतलब अधिक अपवर्तनांक का मतलब कम चाल, उस माध्यम में कम चाल। अब इसकी बना लो हिंदी, मतलब कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसमें चाल कम होगी लाइट की, ठीक है ना। इसकी बना लो हिंदी अपने हिसाब से। अधिक अपवर्तनांक का मतलब उस माध्यम में, हाँ मैं बनाता हूं ढंग से, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। अब देखो इधर दो चार पॉइंट लिख लिए, अब समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। फर्स्ट हेडिंग क्या थी अपने पास, फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि जब कोई भी, सपोज करो ये अपने पास मीडियम फर्स्ट है, क्या है, मीडियम फर्स्ट, एंड ये है अपने पास माध्यम सेकंड। ये क्या हो रहा है, ये दिक्कत है इसमें दो पेन लेने की। मैं भी आज सोच रहा दो पेन से पढ़ा पढ़ा के कूल बन जाऊं, जेन जी टाइप, है ना। पर नहीं, एक पेन सही रहता है ना, एक पेन चलने दो। वाइट वाइट क्या है ये नहीं हुआ सक्सेस तो क्या है ये। ये देखो क्या लग रहा है, ये हटाओ इसको, मीडियम सेकंड, ठीक। जब कोई लाइट रे आ रही है मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में ट्रेवल कर रही है, सपोज करो ये लाइट रे आई मीडियम फर्स्ट से, ये अपने पास क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। मीडियम सेकंड में जब इसने एंटर किया तो ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट ही नहीं हुई। डेविएशन दिखाते हैं थोड़ा सा, रुको।
ये अपने एक्चुअल पाथ से ऐसे आना चाहती थी, पर ये अपने पाथ से ऐसे नहीं आ करके अब हुआ ना डेविएशन। ठीक है यार, ये बंद कर दो इसको। ठीक है, ये अपने एक्चुअल पाथ से ऐसे आ रही थी, पर यहाँ पे क्या हुआ, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, गई नहीं और इधर घूम गई। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। सेकंड अपने पास क्या था, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करने के लिए एक नंबर लिख दिया हमने। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है हम किससे, म्यू से। ब्रैकेट में लिख लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ब्रैकेट में, अपवर्तनांक के ब्रैकेट में लिख दो म्यू, है ना। तो ये अपने पास म्यू क्या होता है कि प्रकाश की चाल इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में तो वो ट्रेवल करेगी किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, दैट इज सी डिवाइड बाई, अगर किसी मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, इसको मान लेते हैं वी। क्या मान लेते हैं, वी। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, म्यू। अब सपोज करो इस वाले में ट्रेवल कर रही है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, इस वाले मीडियम में। तो इसका जो हमने म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 × 10⁸। यहाँ से यहाँ ये कट गया, तो इसका म्यू कितना आ गया, 3/2। तो 3/2 सोज दैट कि ये अपने पास मीडियम कैसा है, रेरर है, डेंसर है, सघन है या विरल है। रेरर मतलब कि, डेंसर मतलब कि अपने पास हाई, घना, पास पास में, ठीक है ना। सघन जिसको बोलते हैं, डेंसर, डेंसर होता है, रेरर होता है वो। डेंसर मतलब डेंस, डेंस मतलब क्या होता है, घना, यस और नो। पास पास, तो डेंसर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास में हो। अब जब बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास में हो, तो लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती है, नहीं कर सकती। अरे हाँ ना यार, इतना समझा करो। जब बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास में हो, तो लाइट को निकलने के लिए ज़्यादा कठिनाई होगी नहीं होगी, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होगी नहीं होगी, बार बार वो पार्टिकल्स पे कट करेगी, स्कैटर होगी इधर उधर, यस और नो। और जब एकदम मीडियम रेयर है, इसमें बहुत कम पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा घना नहीं है, तो उसमें से लाइट आसानी से ट्रेवल कर पाएगी, यस और नो। ठीक है ना, मतलब कि अगर सघन माध्यम है तो लाइट को निकलने में प्रॉब्लम होगी, तो इतनी जल्दी वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अगर बिरल है तो वो आसानी से कर सकती है। तो अपने पास ये वाला मीडियम डिसाइड करता है कि ये कौन सा सघन है, कौन सा बिरल है। किससे डिसाइड करते हैं, म्यू से। किसका म्यू ज्यादा है, ठीक है ना। मोर म्यू मतलब कि लाइट की स्पीड कम, मोर म्यू मतलब कि वो ज्यादा डेंसर है, ठीक है ना। ये लिखा है ना, म्यू का मतलब क्या होता है, इट इंप्लाइज दैट कि मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि कम चाल प्रकाश की, मतलब कि मोर म्यू मतलब कि वो डेंसर ज्यादा है। जिसका म्यू ज्यादा, वो उतना ही डेंस, वो उतना ही घना, वो उतना ही सघन, ठीक है ना। तो जिसका, अब इसका म्यू एक से ज्यादा हो गया, क्या हो गया। अच्छा, अपने पास वैक्यूम है, सपोज करो वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए म्यू कितना हो जाएगा, सी जो होगा, सॉरी म्यू जो होगा कितना हो जाएगा, 1 C/C। भाई वैक्यूम में लाइट, लाइट ऑफ स्पीड कितनी है, c, डिवाइड बाई उस मीडियम में, मीडियम भी वैक्यूम ही है, तो उसमें भी c, दैट इज कितनी हो गई, 1 हो गई। तो वैक्यूम के लिए म्यू क्या हो गया, 1 हो गया। यस और नो, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। वैक्यूम के लिए म्यू कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हम बात करते हैं कि भाई ये अपने पास स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, इसमें प्रकाश की चाल जो हुई 3 से 2 रह गई, कम हुई नहीं हुई, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.5 हो गया। यस और नो, मतलब कि म्यू बढ़ गया तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, म्यू बढ़ गया तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई, कम हो गई। तो यहाँ पे ये अपने पास म्यू डिसाइड करता है कि वो मीडियम रेयर है, डेंसर है, कैसा है। अगर इसके रेस्पेक्ट में हम पूछें तो डेंसर कौन सा है, तो रेयर डेंसर बताने के लिए हमेशा ध्यान रखना रेस्पेक्टिव मीडियम होना चाहिए। अब इस मीडियम में अपने पास ये पूरा एनवायरनमेंट है, इसमें हम क्या बता सकते हैं कि रेयर डेंसर, नहीं बता सकते। किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो तुम, ठीक है ना। तो अब वैक्यूम के रेफरेंस में अगर हमने पूछा कि ये मीडियम कैसा है, तो ये कैसा है, डेंसर है, और ये वाला कैसा है, रेयर मीडियम है। यस और नो, आ रही है बात समझ में। ये वाला माध्यम कैसा है, सघन है, और ये कैसा है, विरल है। अगर अपने पास सपोज करो इसकी स्पीड ऑफ लाइट और कम होती, अब ये मीडियम है अपने पास, इसको अकेले को हम कुछ नहीं कह सकते रेयर है, डेंसर है, जब तक इस मीडियम का कुछ डेटा नहीं दिया गया हो।
इस मीडियम का दे दिया कि इसमें 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो म्यू होगा वो कितना होगा, 2। अरे 3/1.5 2। अब इसका म्यू कितना हो गया 2, और इसका म्यू कितना है 1.5। तो अब डेंसर कौन सा है, ये वाला। अब डेंसर कौन सा है, ये वाला। और एरर कौन सा है, ये वाला। यस, क्लियर बात, सिंपल सी बात है। अगर इसका 1.5 होता और ये अपने पास 1 होता तो ये वाला क्या हो जाता, डेंसर। ये वाला क्या हो जाता, रेरर। ठीक है ना, आया कंसेप्ट समझ में, रेरर डेंसर का मतलब। ठीक है, इसको लिख लो म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन बी। एक आध छोटी मोटी लाइन छोड़ी होगी, आसपास जगह होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन बी। लिख लिया ना। लिख लिया, हाँ। अगली नेक्स्ट हेडिंग, इसको लिखने के बाद म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन बी को लिखने के बाद क्या लिखना चाह रहे हो तुम इसमें, अभी क्या लिख रहे हो इसमें और। अच्छा वो, हाँ वो डायग्राम बना ही लो चलो। मैं तो भूल ही गया था बोर्ड पर डायग्राम भी बना रखा है। आ गया, ठीक है। हेडिंग डालो नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, ऐसे इसके भी कुछ ना कुछ लॉज होते होंगे। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण होती है वो, परावर्तित क्या बोल रहे हो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और उस तल को अपवर्तित तल कहते हैं। ठीक है, गुड। लिख लो अभी इसको इंग्लिश में बना के, इंग्लिश मीडियम वाले जो बोला उसको इंग्लिश में बना के लिखो। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा आज तो पढ़ के आए हो, मतलब तुम्हें कल टॉपिक पूछ रहे थे तो तुम पढ़ के नहीं आए, टॉपिक पूछा था हाँ तो पढ़ा नहीं तो क्यों पूछा था। अच्छा, कोशिश करने वालों की ही हार होती है पता है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की होती है। पता है ना, ये तो पता ही है। जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करो तब होगी कोशिश। मेहनत के बाद आती है कोशिश, कि हाँ पहले एक बार अच्छी सी मेहनत कर लो फिर। कोशिश क्या होती है, कुछ नहीं होती कोशिश, बैठे बैठे सोचते रहते हैं हाँ कोशिश करेंगे, कोशिश कोशिश ही रह जाती है, जब तक हम कर नहीं पाते। मेहनत तब कहलाती है जब उस काम को कर लो। नहीं नहीं नहीं, मत समझाओ, मैं समझ जाता हूँ पॉइंट से ये एक्सक्यूज तुम्हारे में बहुत अच्छे से समझता हूँ। टेंशन मतलब 7-8 साल पहले मैं तुम्हारी एज से निकल के आ रहा हूँ, तो पता है मुझे, मैं टीचर को क्या गोली देता था वो तुम मुझे देते हो है ना। तो मैं भी ऐसे ही था, मैं फिजिक्स की क्लास में आगे आगे, केमिस्ट्री क्लास में पीछे पीछे। एक दिन फिजिक्स वाला देख गया मुझे, बाहर निकाल के
मुर्गा बना के जो मार लगाई मुझ में। कोचिंग की टक बात है, कोचिंग की, कोचिंग में ऐसा हुआ है मेरे साथ। वो सॉरी केमिस्ट्री वाला दे गया। फिजिक्स की क्लास में क्या था, मैं आगे आगे बैठ जाता था। केमिस्ट्री क्लास आई नहीं, मैं उठा लास्ट रो पे, चलो ये बोर करेगा। तो एक दिन केमिस्ट्री वाला देख गया कि फिजिक्स क्लास में आगे बैठता है और केमिस्ट्री के मैं पीछे पीछे, उसने बाहर निकाला चलती क्लास में से, फिजिक्स की क्लास चल रही, बोला आगे। मैंने सर ऐसे ही, बोला डेली का सीन है, बाहर आ जा बाहर ले गया कोचिंग में, भाई मुर्गा बनाया, एक पता नहीं कहाँ से फंडी सी मंगवाई, और जो मुझे लाल किया फिर उसने तो मेरे साथ हर जगह कुटाऊं मैं यार, किसी ने मुझे बेरहमी से, सबने बेरहमी से देखा है, किसी ने रहम ही नहीं किया, है ना। इसलिए मैं कूटता हूँ कोचिंग्स में कि मेरा बदला कहीं तो निकालूं ये होता है मेरे साथ। ठीक है, पहला लिख लिया, आपतित किरण, परावर्तित, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और उस तल को अपवर्तित तल कहते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल are line in same plane, are lie in same plane, and that plane is known as, and that plane is known as, and that plane is known as uh, plane of refraction or plane of incidence है ना, plane of refraction और plane of incidence, plane of refraction और plane of incidence। सेकंड, आपतित कोण की ज्या, साइन को ज्या ही बोलते हैं ना, हाँ ये तो मैंने हिंदी में रट रखा है, वैसे एक दो बार मैं अटक गया था पहले तो। आपतित कोण की ज्या, ज्या, ज्या होती है दैट इज ये, अब हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना है तो ये होती है ज्या आपतित कोण की ज्या, साइन आई मतलब ये, ठीक है, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या और कोस को क्या बोलते हैं, कोज्या पता है तुम्हें हिंदी में, साइन को बोलते हैं ज्या और कॉस को बोलते हैं कोज्या। लो पढ़ लो हिंदी। अब 10 को मत पूछ लेना, 10 को 10 ही बोलते हैं, ठीक है। और कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद नहीं है तो मुझे भी याद नहीं है फिर, है ना 10 को क्या बोलते हैं। आपतित कोण की ज्या और परावर्तित कोण की ज्या का अनुपात, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। इतना सा सिंपल सा है, इंग्लिश में बात करें अगर अपन तो इतना सिंपल मतलब है इसका। अगर ये किस दिन देख लो तुम लिखा हो, आपतित कोण की ज्या और परावर्तित कोण की ज्या का अनुपात, ये लाइन, इसका पता मतलब क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हिंदी में कैसे डिफाइन कर रखा, कितने गंदे तरीके से, आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण, परावर्तित तो नहीं लिख लिया, अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है, अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है। और अपवर्तनांक के बराबर होता है, पता है ना, अपवर्तनांक के, सापेक्षिक अपवर्तनांक, सॉरी, सापेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। और इसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है, वो यही होता है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। लिख लिया, इंग्लिश मीडियम में लिखो, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, समझ जाओगे ना, साइन आई, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, आर क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल, समझ जाओगे, है ना। और आई और आई लिख लेना, इसमें भी आई क्या है, नॉर्मल, ध्यान रखना नॉर्मल से निकालना है, तो ये अपने पास आई और ये अपने पास आर, इसमें डिफाइन कर लो, ये आई और ये आर,
ये नॉर्मल से निकालने, दोनों नॉर्मल है, ये अपने पास क्या है, मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है कि एक मीडियम इधर एक मीडियम इधर, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए लाइन है, दैट इज सरफेस, ठीक है ना। ये सरफेस है, तो इस सरफेस के इधर ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से जो ये जो क्या बोलते इंसिडेंट रे है, इस नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दैट इज आई, और रिफ्रैक्टिव रे जो एंगल बना रही है दैट इज आर नॉर्मल से, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ, सेकेंड लॉ में लिखो, sin I to sin R is constant and equal to the relative refractive index, and equal to the relative refractive index, and equal to the relative refractive index. मतलब क्या है कि दूसरा लॉ जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अपने पास सेकेंड लॉ जो है वो साइन आई और साइन आर का अनुपात, साइन आई, और एक और लाइन लिख लो, दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ, दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ, साइन आई साइन आर लिख लो पहले, दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। साइन आई और साइन आर का अनुपात कुछ कांस्टेंट है, और दैट कांस्टेंट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर जिसको बोल सकते हैं। म्यू आर क्या है, म्यू टू टू वन, मतलब म्यू टू का म्यू वन के रेस्पेक्ट में। इसको अब बहुत सारे तरीकों से लिखा जाता है, म्यू टू वन को ये भी लिखा जाता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, या फिर वन म्यू टू, ये भी लिखा मिल जाएगा बहुत जगह, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है म्यू टू का म्यू वन के रेस्पेक्ट में, दैट इज म्यू टू वन, टू का वन के रेस्पेक्ट में। म्यू वन टू लिखा होता तो वन का टू के रेस्पेक्ट में, दैट इज म्यू वन अपॉन म्यू टू, और टू म्यू वन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दोनों को लिख लो। ये होते हैं रिलेटिव, सापेक्षिक। पानी है टू का वन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा तो क्लियर करते हैं एक बार और। लिख लिया सबने, लिखो फटाफट। और ये इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगर कहीं पूछ ले व्हाट इज स्नेल्स लॉ, कि साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है और वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको ही बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आता है, स्नेल का नियम क्या है, बहुत बार देखने को मिला है, बहुत बार। स्नेल का नियम क्या है, लिख लिया ना। अब देखो एग्जाम्पल, अच्छा अपन आई ई लिखते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल को इजी लिखते हैं या ई एक्स लिखते हैं, ई एक्स, नॉट ई एक्स इज एक्सरसाइज, ठीक है। एग्जाम्पल को लिखते हैं ई जी, ई एक्स होता है एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, दैट इज का मतलब क्या है, दैट इज लिखते हैं ना आई ई, इन एसेंस, ठीक है ना, कि जिसकी नीड पड़े, दैट इज, इसको लिखते हैं इन एसेंस, लैटिन वर्ड इन एसेंस। दो चार आसपास की चीजें भी सिखा देता हूं तुम्हें, क्योंकि फिजिक्स तो सीख नहीं पा रहे, कोई ऐसी चीज तो सीख जाओ, ठीक है। अब अपने पास मीडियम फर्स्ट है ये, मीडियम सेकंड है ये, इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है। नहीं, अब दे ही रहे हैं तो थोड़ा टफ देना तुम्हें तो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका लकी नंबर बोलो फटाफट कोई, अरे कोई नंबर बोल दो। 7 लो बाई 8, ठीक है।
Find mu21 and mu12. Find mu21 and mu12. ये कैसा, मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ही आके क्यों बैठते हो? ऐसा सोचता तो नहीं तू? नहीं ना? नहीं सोचता ना? क्या मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ही क्यों बैठते हो? नहीं नहीं तो कर तो। ये कॉपी नीचे कर ली कि सर देख ना ले क्या कर रही हूँ, हैं? मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, और छुपाओ। छुपा भी रहे हो, वाह। करो। हम्म। ऊपर वाला mu21, नीचे वाला mu12। अब देख ले, मैं यहाँ नहीं आता तुझे दिखता कैसे? हाँ भाई सौरभ, ऊपर वाले से लिखो। देखो ऊपर वाले से देखो, mu21 क्या होता है? ठीक है ना, ये 1 और ये 2 है, नीचे वाला 2 लिखो, इसको मीडियम 2। हाँ। तो अब देखो ऊपर वाले से देखो, mu21 क्या होता है, तो mu2/mu1, तो इसकी यार वैल्यू लिखो यहाँ से। हाँ भाई, क्या आया आंसर? फर्स्ट इज 7/12 एंड सेकंड वन इज 21/16। यही आ रहे हैं। 12/7 आ रहा है, तो मतलब तुमने रेफरेंस में गलती की है। लेट्स चेक। बच्चे भी तो नीट वाले रह गए तुम, मेडिकल लाइन के। हाँ। अब तुम सोचो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में गलती कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमने गलत किया है या तुमने किया है, मुझे नहीं पता किसने किया है। एक का 7/12 आ रहा है, एक का 12/7 आ रहा है, मतलब एक का तो गलत है। फर्स्ट का 7/12 आ रहा है और सेकंड का 12/7 आ रहा है। तूने क्या किया है ये? हाँ। सेकंड वाले में तूने क्या किया फिर? बात उसकी सही है, एक का अगर 7/12 आएगा तो दूसरे का 12/7 ही आएगा। आ गया? 7/12 और 12/7 कितने लोगों का आ गया? 1 2 3 4। और किसी का नहीं आया? क्या करते हो यार? देखो, फर्स्ट निकालना है अपने को क्या? mu2 मतलब कि mu2/mu1। व्हाट इज mu2? व्हाट इज mu1? 3/2। तो 7/8 डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/3। 4। 7/12। जब ये आ गया ना, तो mu12 को उल्टा कर दिया करो इसका, जस्ट ठीक है ना। अगर mu12 निकालना है तो क्या होता है, mu1/mu2। इसको यहां से भी लिख सकते हैं 1/mu2 1। ठीक है ना। mu12 को यहां से अगर तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या? कहाँ गया? ठीक है। यहां से mu12 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1/mu2 1। ये भी लिख सकते हो। ये जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बीच में स्लाइड खाली रह गई थी क्या? ठीक है। तो अब ये अपने पास 7/12 है, तो अगला हो जाएगा 12/7। ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर? तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ये अपने पास पूरा सिस्टम है। नेक्स्ट और देख लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट। ये क्या हुआ? इसको नेक्स्ट पेज पे कैसे ले जा सकते हैं? छोड़ो। ये अपने पास एक सरफेस है जिसमें ये नॉर्मल है, सीधा है ना।
अब देखो इधर, ये जो अपने पास इसका एंगल है आई और इसका एंगल है आर, तो एक्चुअल में इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये गई ऐसे, यस और नो, इतना बेंड हो गई है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। और व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई माइनस आर, ठीक है ना। ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, आई में से आर माइनस गया तो ये एंगल निकल आया अपने पास आई माइनस आर। इसको मोड ऑफ आई माइनस आर लिखो, अकॉर्डिंग टू मी, बुक्स के हिसाब से नहीं, मोड ऑफ आई माइनस आर, क्योंकि अभी तो ये ठीक है इधर जा रही है, बेंड हो रही है, लेकिन ये वाला डेंसर मीडियम होता तो ये थोड़ा मुड़ जाती तो तब आर ज्यादा हो जाता, आई कम होता, तो नेगेटिव आंसर आता। अपने को डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस वाला। तो इसको मोड ऑफ आर मतलब कि इसके अंदर से कुछ भी आए पॉजिटिव रहेगा। मोड का मतलब समझते हो ना, मोड ऑफ -5 इक्वल्स टू 5, तो मोड का मतलब है जो नेगेटिव उसको खा जाता है। लिख लो इसको। और ये क्या हुआ? बच गए। देखो डेविएशन, विचलन, विचलन, डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर। तो उसी में बना लो अगर पॉसिबल है तो, जरूरी नहीं है, मेरे पास तो था नहीं इसलिए बनाया दोबारा। लिख लिया। अब एक चीज देखो कि जब लाइट है ना, याद रखना है इसको, डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होता है, वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब कि जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमेशा वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर जाती है। नॉर्मल से क्या करती है? दूर जाती है। अगर इसका उल्टा तो जस्ट इसका उल्टा, कि रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड्स टुवार्ड्स टू द नॉर्मल, ठीक है ना। जब ये वाला माध्यम अपने पास रेयर और ये वाला डेंसर है तो लाइट जो होगी वो इधर आएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट्स हैं तो लिख लेना। हिंदी मीडियम में लिखो, सघन से बिरल, सघन से बिरल, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। सघन से बिरल में लिखो, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर की ओर झुकेगी। नीचे लिखो बिरल से सघन, अभिलंब की तरफ आएगी, अभिलंब की तरफ आएगी, अभिलंब की तरफ आएगी। कर दूं ओवर? अभिलंब की तरफ आएगी, ठीक है। एक तो अभिलंब से दूर जाएगी, कब? जब डेंसर से रेरर आ रही हो, ठीक है ना, अभिलंब से दूर जाएगी। और जब रेरर से डेंसर आ रही हो तो नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है ना। इनका ध्यान रखना पॉइंट। इनका मतलब समझाने का तरीका ये होता है सिंपल सा, कि वो डेंसर है, वो सघन है, ये वाला बिरल है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा, डेंसर है ये। इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है, तो इसमें इजीली डेविएट कर पाई है उस वाले माध्यम से, ऐसा कुछ। लिख लिया, ठीक है ना। अब
बस आज बहुत हो गया पढ़ाते पढ़ाते ना, ज़्यादा टॉपिक पढ़ा दिए, इतना होता नहीं कवर, फिर पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं, लाओ यार क्वेश्चन ही कर लेते हैं इजी इजी से। हाँ क्वेश्चन पेपर में डाउट है तो वो पूछ लो, हाँ पूछ लो पूछ लो। क्वेश्चन पेपर ग्रुप में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा अभी तक? ग्रुप में इस बार आंसर की फॉरवर्ड नहीं की थी क्या? की थी ना, फिर ठीक। पढ़ा है, ग्रुप में पढ़ा है ना? बोलो क्वेश्चन नंबर। क्या रोबोट लगता हूँ क्या तुम्हें? हैं? रोबोट लगता हूँ कि एक साथ पास 5-6 क्वेश्चन बता दूंगा, एक एक करके बोल लो। इतनी जल्दी कहाँ की है? हाँ पहला क्वेश्चन कौन सा? 92। किधर है 92? EMF E, अच्छा a cell of EMF E and internal resistance R is in series, external resistance NR, ratio of terminal PD to the EMF, ratio of terminal PD to the EMF। क्या बोल रहा है अपने पास? a cell of EMF E, a cell of EMF E and internal resistance is R, ठीक है ना, स्मॉल r, is in series with external resistance NR, with series मतलब कि ऐसा कुछ NR, NR। टर्मिनल पीडी का, पीडी टर्मिनल कहाँ है ना, डायग्राम नहीं दिया ना। पीडी टर्मिनल का ईएमएफ से क्या अनुपात है? ए माइनस आई आर। क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं रह गए? इस बार का पेपर मैंने नहीं बनाया था, ध्यान रखना, ठीक है ना, इस बार का भी नहीं बनाया मैं, पेपर्स नहीं बना रहा हूँ, मैं पेपर बनाऊंगा अच्छे खासे आ जाएंगे, इसलिए पेपर पेपर बना रहे हैं जो यूट्यूब पे लाइव क्लास लेते हैं ना फिजिक्स वाले सर, पता है ना, उनके पास क्वेश्चंस हैं बहुत सारे जो लाइव क्लास के लिए भी सेलेक्ट करते हैं, त्रिवेंद्र सर, जानते हो ना, वही बना रहे हैं पेपर, ठीक है, तो वही क्वेश्चन बैंक से उठा रहे हैं। मैं तो सैटरडे संडे गायब रहता हूँ, कोचिंग में पैर ही नहीं रखता। टर्मिनल पीडी ईएमएफ से अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बोनस नहीं हुआ था क्या? हम्म, तो ये नेक्स्ट डे पूछ लेते तो बोनस हो जाता तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें डायग्राम मिस हो गया, जो टर्मिनल था पीडी, ठीक है, याद तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे दिया है इसको, तो भी डायग्राम देना चाहिए था। और अगर इसको बेसिक लेवल से ना करें, इसको करें इस टाइप से कि एन आर ये है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ये, तो यहाँ पे ईएमएफ का अनुपात ई डिवाइड बाय एन आर प्लस एन, एन आर प्लस आर सॉरी, डिवाइड बाय आर, एन आर, आर कॉमन लिया तो एन अपॉन एन प्लस वन, आर से आर कट गया, ऑप्शन है ऐसा कुछ? एन प्लाई एन वाई एन प्लस वन ऐसा कुछ है? सी ऑप्शन है ना, आंसर की में क्या दिया था? सी। देखो बोनस होना चाहिए, फिर भी तुम्हारे लेवल का नहीं है, ठीक है ना, एक नंबर और बढ़ा लेना फिजिक्स में, अपना मन से बढ़ा लेना आप। क्या?
पहले से सही था? हाँ, जिनका सही था उनका ठीक है। कैसे किया तुमने? अच्छा, किस बेसिस पे किया? ये ट्रिक, बहुत ट्रिक, हमेशा ट्रिक से बात करते हो, ट्रिक है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। ट्रिक ब्रिक छोड़ देना, ठीक है ना, भूल जाएगा। ट्रिक में, फिजिक्स में क्या ट्रिक? ये पूछ रहा है ईएमएफ टू द पीडी, यहाँ पे इस पॉइंट को पीडी माने। ये डायग्राम देते तो मैं इसको बोनस नहीं करता कभी भी, ये डायग्राम देना चाहिए। सीरीज का मतलब हो जाता है जस्ट इसको यहाँ पे ऐड करना, ठीक है ना। इसको सीरीज का मतलब है ऐसे ऐड करना। अब ये पैरेलल ही ऐड है, लेकिन एक्चुअल में सीरीज में ऐड है ये, ठीक है ना। दिख रहा है तुम्हें पैरेलल में, पर एक्चुअल में कैसा है ये पूरा सिस्टम? सीरीज में। कभी ध्यान रखना, ऐसे दो और इस दो के साथ दो, और पूछ ले कि ये अपने पास क्या है, तो ये दोनों सीरीज में है, दिख रहे हैं, वो पैरेलल में है, सीरीज में वो। तो यही सिस्टम इसके साथ हुआ है। डायग्राम ना देके तुम कंफ्यूज हो गए, दे देते तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास पूछा ईएमएफ टू द पीडी, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास? ईएमएफ इस वाले का, बाहर वाले का एन आर, और टोटल का कितना है? एन आर प्लस आर। आर कॉमन लिया, एन अपॉन एन प्लस वन, आर से आर काट दिया। ऐसे किया हुआ इसको, है बहुत सिंपल, ठीक है ना। ईएमएफ निकालना है उसका, उसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो? 90, 10 मिनट में 3000 कूलम आवे, ऐसा ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कि हिंदी बड़ी बड़ी दिखती है एक तो। इन 10 मिनट 3000 कूलम चार्ज, ठीक है। तो अब ये ट्रिक ब्रिक ध्यान मत रखना, ठीक है ना। ऐसे अगर ये चेंज कर देना इसको, कि मेरा जैसा कि एनआर के साथ श्रेणीक्रम में टर्मिनल पीडी का ईएमएफ से अनुपात क्या है, तो ईएमएफ का टर्मिनल पीडी से पूछ लेना, तो ये उल्टा हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन। ध्यान रखना इस चीज का। In 10 minutes, 3000 coulomb charge enters one end of conductor and leaves other leave an equal amount. Current is कितना? I is equals to Q by T. Q कितना है? 3000. T कितना है? 10. Into मिनट में, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 60. 1010 5 एम्पियर। शाबाश। 94. If current I flow in a wire radius r, drift velocity v for the same material with twice radius, drift velocity becomes कितनी हो जाएगी? हाफ हो जानी चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से। हाँ, हाफ हो जानी चाहिए ना। क्या पूछ रहा है ये? कोई अपने पास कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? बी है। क्या बोल रहा है कि फॉर द सेम मटेरियल रेडियस को डबल कर दिया जाए। रेडियस को क्या कर दिया जाए? अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे फॉर्मूले बोलो। आई, आई बाई एन ई ए क्या है यहाँ? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से सिंपल सा भी देख सकते हो तुम, एरिया अगर बढ़ रहा है तो आधी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहां से भी देख सकते हैं। तो फिर इनको डबल क्यों किया तुमने? हाँ, डबल हो रहा है, बट ट्वाइस हो रहा है। हाँ, तो जब ट्वाइस हो रहा है तो एरिया सिंपली बढ़ रहा है। भाई रेडियस को अगर बढ़ा रहे हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। किसका आधा? 1+1 2 मतलब? अरे मैं तो तुम्हें इतना डिफरेंस बता रहा हूँ, अभी ये नहीं बता रहा हूँ b/2 होगा, b/3 होगा, ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर b का तुम 2b लगा रहे हो, 2b लगा के आए हो ना, किस सोच पे लगा के आए हो? जब एरिया इसका बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो bd कम होगा। अब bd कम होगा तो पहले v था तो b से कम ही होगा, अभी ये तो पता है ना। तो 2b कैसे लगा दिया? v लगाया है, v लगाया, v भी गलत है, इससे तो कम ही होगा, इतना तो पता चल गया अपने को। इससे तो क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा वो देखो। एक और फॉर्मूला बताओ कोई इसका। हाँ, सिंपल सा, जे से भी कर सकते हो ना, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कर सकते हो, यहाँ से आई वाई ये क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है। जब ये अपने पास जे, जब रेडियस बढ़ाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में क्या होता है? करंट डेंसिटी घट जाती है। तो इसको डबल किया तो वो आधी हो जाएगी। इससे भी कर सकते हो करंट डेंसिटी से। और बी का वी क्या सोच के लगाया? मैं सोच रहा हूँ b/2 है, b/3 में सोचते। फिजिक्स में इतना तो रेस्पॉन्स दिया करो कि अपने पास जब अपने को ये फॉर्मूला पता है, तुम्हें तो ये पता है, तुमने ही बोला है ना ये, ठीक है। तो जब एरिया बड़ा है,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, बिल्कुल होगी। यस और नो? आई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। जब आई कांस्टेंट है तो एरिया बड़ा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है तो बी से कुछ ना कुछ तो कम होगी। बी से कम वाले ऑप्शन कितने हैं उसमें? लो, और इसको गलत कर दिया। अगर इसमें ऑप्शन देता b/2 है b/3, तो सोचने में भी मजबूर हो आदमी कि बी से कम दो ऑप्शन हो गए, कौन सा लगाएं। जब पता है बी से कम, और देखो क्या क्वेश्चन दिया है, बी से कम ऑप्शन भी एक ही है। ऐसे गलतियों को सुधारो, ठीक है ना। व्हाट इज 96 क्या दे रखा है अपने को कि कोफिशिएंट दे रखा है कितना? 0.0125 डिग्री पर सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पर आर जो है वो कितना है? 1 ओम है। किस तापमान पर आर जो होगा वो 2 ओम होगा? 27 को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है? 300 केल्विन है ना। निकालो इसको। आर नॉट इक्वल्स टू आर, क्या होता है फॉर्मूला बोलो एक बार। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अपने पास क्या बोल रहा है कि आर नॉट जो होता है वो तो है रेफरेंस टेम्परेचर पर, ठीक है ना। रेफरेंस टेम्परेचर क्या दे रखा है अपने को? टी। 27 डिग्री पर कितना दे रखा है? 27 डिग्री पर कितना दे रखा है? 1 ओम। तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो गई अपने पास? 1 ओम। डेल्टा टी मतलब क्या होता है? T1 माइनस T2, ठीक है ना। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 ओम। अरे T2 का पूछा हुआ है। आर कितना दे रखा है? 2 ओम इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा कितना है? 0.00 000 00125। डेल्टा टी कितना है अपने पास? इसको हम निकालना है। 27 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 300 माइनस T2, यहां से T2 निकाल लो। क्या आंसर आ रहा है? अगर माइनस किया 1, क्या 1, ठीक है 50 255 125 1600 1300 समथिंग आ रहा है क्या कुछ? लगभग लगभग 1300। हम्म, क्या कितना आया तुम्हारा? सॉल्व किया था क्या इसको? एग्जैक्ट आंसर आया किसी का? किसी का नहीं आया क्या? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 1400, 1127, 854 और 1154। एग्जैक्ट निकालते हैं। एग्जैक्ट क्या होगा? 2 लाख में 125 का भाग देना कैलकुलेटर खोल के। 25 पंजे 125, 25 अंठे 200, 8000, 1600। तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.00125, पॉइंट हटा के 50। ये कितना हो गया अपने पास? 1600 इक्वल्स टू 300 माइनस T2, दैट इज T2 अपने पास 854। 1300, 27 भी माइनस करें तो कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, बोनस होना चाहिए था ना। हाँ हाँ, तो वो भी केल्विन में होगा तो भी 273 माइनस करोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा ये? 1300 में से 273 भी माइनस करोगे 1000 के समथिंग रह रहा है। 1000 के अप्रोक्स आंसर थोड़ी देर का है पूरा। 1076, 1073 कुछ ऐसा। 1127, 97। उनको बोलते क्लास ऑफ कर देंगे। बोला क्लास बंद कर दो, पेपर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ऑनलाइन बैठे होंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, इनको तो मतलब नहीं है टेस्ट बैच से। 97 क्या है? एक पोटेंशियोमीटर प्रयोग में 0.5 ओम शंट के साथ 2 मीटर और 0.0 शंट के साथ 3 मीटर है। सेल का आंतरिक